हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सरकारी एग्ज़ाम फाइटर यूट्यूब चैनल। यदि आप लोग कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि अगर आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एग्ज़ाम से पहले ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आपको, जीके के टॉप 15 क्वेश्चंस, इसमें आपके रिलेटेड क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो टारगेट है वो 5 में से 5 क्वेश्चन, जैसे आपकी जो जीके है ना वो कोस्ट गार्ड में 5 नंबर की आती है, तो आपका टारगेट यही है कि 5 में से 5 नंबर का हमारा पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो यही हम टारगेट को लेकर के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के किस भाग के शामिल किया गया है। जो मौलिक अधिकार हैं वो भारत के संविधान के किस भाग में शामिल किए गए हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में भी आने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए जो मौलिक अधिकार है ना वो संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, संविधान का जो भाग 3 है इसके अंतर्गत आते हैं मौलिक अधिकार। संविधान को जो भाग 1 है इसके अंतर्गत क्या आता है, संविधान के भाग 1 के अंतर्गत क्या आता है, तो भाग 1 के अंतर्गत आता है जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में संविधान के भाग 1 में दिया गया है। उसके बाद जो संविधान का भाग 2 है उसमें नागरिकता के बारे में दिया गया है, और भाग 3 में जो क्या दिया गया है, भाग 3 में दिया गया है मौलिक अधिकारों के बारे में। ठीक है, अब मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में आते हैं, ये भी आप लोग नोट कर लें। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में क्या आते हैं, मौलिक अधिकार आते हैं। उसके बाद अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि शिक्षा का अधिकार, जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और कब जोड़ा गया था, तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत शिक्षा के अधिकार को जोड़ दिया गया था, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ये 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में हुआ था, ये आप लोग इसको भी नोट कर लें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपसे अगर पूछा जाए कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था, तो जो संपत्ति का अधिकार है ना वो संविधान संशोधन हुआ था 44वां संविधान संशोधन, जिसके तहत क्या किया गया था, संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। अब वर्तमान में वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 300A के अंतर्गत आता है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग नोट कर सकते हैं, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलिए अभी देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं कि प्रसिद्ध लोटस टेम्पल कहाँ पर स्थित है। जो प्रसिद्ध लोटस टेम्पल है ना वो कहाँ पर स्थित है, आप सभी को जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर जो अपना पहला वाला है, सेकंड वाला है, नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर, यानी कि प्रसिद्ध लोटस टेम्पल कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी आपसे कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे कि जो है ना आपका एक असम में एक माता का मंदिर है जिसका नाम है क्या, कामाख्या माता मंदिर। कामाख्या माता मंदिर कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है। ठीक है, उसके बाद आपसे एक उड़ीसा में जो है ना बहुत फेमस मंदिर है जिसका नाम है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि अमृतसर मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो लगभग सभी लोगों को जानकारी होगी कि जो पंजाब है उसमें अमृतसर मंदिर स्थित है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, आप लोगों को याद करने हैं। कामाख्या माता मंदिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है उड़ीसा का कोणार्क मंदिर जो कि सूर्य मंदिर है। ठीक है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं कि भारत में संविधान सभा का पहला चुनाव कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1949, सेकंड ऑप्शन है 1946, और थर्ड ऑप्शन है 1947, और फोर्थ ऑप्शन है 1948। अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान की संविधान सभा के बारे में, तो जो पहला चुनाव हुआ था वो हुआ था 1946 में। ठीक है, अब संविधान सभा आया है यहाँ पे एक वर्ड, तो संविधान सभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तारीख हैं, उनके बारे में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला था, तो जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अभी आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद इसकी एक बैठक हुई थी जिसका तारीख थी 11 दिसंबर
1946। तो 11 दिसंबर 1946 को एक बैठक और होती है जिसमें स्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। ठीक है, उसके बाद एक बैठक हुई 13 दिसंबर को जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे जो संविधान सभा है, इससे आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि संविधान सभा के बारे में जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और इसका पहला चुनाव कब हुआ था, 1946, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। जो संविधान दिवस है वो कब मनाते हैं, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि संविधान दिवस किस तारीख को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इसमें कह रहा है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है। तो देखिए जो ऑस्ट्रिया है, एक तो आपका जो ऑस्ट्रेलिया है वो होता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, और एक होता है ऑस्ट्रिया। तो दोनों अलग अलग कंट्री हैं, आपको कन्फ्यूज़न में नहीं आना है। तो जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वो क्या है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ठीक है, आप लोग इसको भी नोट कर लें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा। अभी देखिएगा जकार्ता लिखा है हमारे सामने और लिखा है एक टोक्यो। तो जकार्ता किसकी राजधानी है, टोक्यो किसकी राजधानी है, तो टोक्यो जापान जो होता है, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि जकार्ता किसकी राजधानी है, तो जकार्ता राजधानी है इंडोनेशिया की। किसकी है, इंडोनेशिया। ठीक है, तो आप लोग इन सभी चीज़ों को नोट कर लें, आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। जो यहाँ पे आपके सामने एक संस्था दी गई है ब्रिक्स, ब्रिक्स के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रिक्स, इसमें BRICS, तो ब्रिक्स यहाँ पे आपके सामने एक संस्था दी गई है ब्रिक्स, इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा देश सदस्य नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम इसके सदस्य देशों की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से सदस्य आते हैं। एक तो ब्राज़ील आ जाता है, क्या आ जाता है, ब्राज़ील आ जाता है। उसके बाद एक आ जाता है रूस यानी कि रसिया, ठीक है, और अगले में क्या आता है, इंडिया यानी कि भारत, और जो सी से आ जाएगा अपना चीन यानी कि चाइना, और जो एस है उससे आ जाएगा अपना दक्षिण अफ्रीका। अब आप लोग ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे कि ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, तो ब्रिक्स का सदस्य इंडिया है, बिल्कुल सही बात है। दक्षिण अफ्रीका है, ये भी बात बिल्कुल सही है, और रूस है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कनाडा, तो कनाडा ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है, तो इस वजह से जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, कनाडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर हम बात करते हैं कि जो ब्रिक्स है इसकी 2022 में बैठक कहाँ पर हुई थी, तो 2022 की जो बैठक है और इसकी मेज़बान देश कौन सा है, तो इसकी मेज़बानी की थी चीन ने। किसने की थी, चीन में ही इसकी बैठक हुई थी, और चीन मतलब ऑनलाइन तरीके से इसकी बैठक हुई थी, चीन ने इसकी मेज़बानी की थी। चीन के राष्ट्रपति कौन है, चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, और शी जिनपिंग के द्वारा इसकी मेज़बानी की गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो ब्रिक्स है उसके बारे में हमने कम्प्लीटली जान लिया है। अभी आप लोगों को ये बताना है कि ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसकी स्थापना के बारे में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और कमेंट करें कि ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और इसमें कह रहे हैं कि किसने 1780 में द बंगाल गजट नाम से, तो ये एक बहुत ज़्यादा फेमस अखबार है, बंगाल गजट नाम से भारत का पहला समाचार पत्र, जो कि पहला समाचार पत्र है तो बहुत ज़्यादा फेमस होना चाहिए, इसी वजह से ये कई बार एग्जाम में आ चुका है आपके में। ठीक है, तो जो बंगाल गजट है वो किसने बनाया था, मतलब किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसकी तारीख आप लोग याद कर लें, जो 1780 है इसमें इसको प्रकाशित किया गया था, और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। ये चीज़ आप लोग नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एक बार स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे। ठीक है, अभी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं चित्तरंजन दास, तो इनको एक उपनाम है, इनको एक उपनाम से जाना जाता है, मतलब क्या उपनाम है इनका, तो जो अपना देश बंधु हैं, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो देश बंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को। ठीक है, और एक दीन बंधु हैं, तो दीन बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभी रविंद्रनाथ टैगोर सामने लिखे हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है गीतांजलि। क्या नाम है, गीतांजलि। तो इसके बारे में भी आप लोग याद कर सकते हैं, जो गीतांजलि ये बुक है वो किसकी है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। ठीक है, चलिए अभी देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो हीराकुंड बांध है वो कहाँ पर स्थित है, सबसे पहला ऑप्शन है सतलज, सेकंड ऑप्शन है कावेरी,
थर्ड ऑप्शन है महानदी और फोर्थ ऑप्शन है भागीरथी। अगर हम हीराकुंड बांध की बात करते हैं तो हीराकुंड बांध है ना, जो महानदी है वहाँ पर स्थित है हीराकुंड बांध, ठीक है। अब सतलज नदी आपके सामने है और भागीरथी नदी यहाँ पे आपके सामने है। तो आपको एक बांध याद होगा जो टेहरी बांध है। टेहरी बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो कि किस नदी पर स्थित है, तो भागीरथी नदी पर स्थित है। कौन सा बांध? टेहरी बांध, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है टेहरी बांध, ठीक है। अभी यहाँ पे सतलज नदी है, तो सतलज नदी पर भी एक फेमस बांध है, उसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जानकारी दें कि मतलब कौन सा बांध है सतलज नदी पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपके सामने कि कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाते हैं, इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 26 मार्च, सेकंड ऑप्शन है 26 मई, थर्ड ऑप्शन है 26 जुलाई और फोर्थ ऑप्शन है 26 सितंबर। तो देखिए जो कारगिल विजय दिवस है ना वो किस तारीख को मनाते हैं, 26 जुलाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेज है ना वो आपको सामने लिख के बता रहा हूँ, तो वो आप लोग जरूर से याद कर लें। अभी एक इम्पोर्टेंट डे है 9 जनवरी। तो 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में 9 जनवरी को मनाते हैं। अब इसे क्यों मनाया जाता है? तो जो महात्मा गांधी जी थे 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से वापस आए थे भारत में, ठीक है। तो इस वजह से क्या मनाते हैं, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी देखिएगा 9 जनवरी क्यों इम्पोर्टेंट है और मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें मतलब अभी किस देश के राष्ट्रपति आने वाले हैं और ये कहाँ पे होने वाला है। जो 9 जनवरी का प्रवासी भारतीय दिवस है 2022 का, सॉरी 2023 का, इसमें मतलब कहाँ पे होगा, तो ये इंदौर में होने वाला है आयोजित, ठीक है। इंदौर में आयोजित होने वाला है। अब ये यहाँ पे जो है ना किस देश के राष्ट्रपति आ रहे हैं तो वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको कमेंट में एक बार पिन करके बता दूंगा कि किस देश के राष्ट्रपति आपको मतलब यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। तो 9 जनवरी हो गया ये। उसके बाद आप लोग एक याद कर लीजिए 8 मई। 8 मई को क्या मनाते हैं, तो 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस, ठीक है। रेड क्रॉस डे। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो जो ओजोन परत का संरक्षण दिवस है, ओजोन परत संरक्षण दिवस किस तारीख को मनाते हैं, तो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए 10 दिसंबर, तो 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस, ठीक है। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपके जितने भी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके मैं यहाँ पे कवर करा दूंगा एक ही वीडियो से। देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है आपके सामने असम, सेकंड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है नागालैंड और फोर्थ ऑप्शन है मिजोरम। तो देखिए अगर हम बात करते हैं दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब असम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो उनके ऊपर अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो असम का एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको आप लोग याद कर लें। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि असम के एक काजीरंगा हो गया, एक हो गया मानस, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। असम में काजीरंगा, मानस और एक हो गया डिब्रू सैखोवा। कौन सा हो गया, डिब्रू सैखोवा। तो आप लोग तीनों को याद कर लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपसे पूछा जा सकता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, या फिर मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। जो राजस्थान है इसके राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं, राजस्थान में एक तो केवला देव है, क्या है, केवला देव है, एक तो केवला देव है। उसके बाद अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, रणथंभौर, तो रणथंभौर भी राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान में ही स्थित है। केवला देव हो गया, रणथंभौर हो गया, और एक कौन सा है, सरिस्का हिल्स, सरिस्का हिल्स, सरिस्का हिल्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है आप लोग उनको तो याद कर ही सकते हो। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में स्थित। उसके बाद अगर आपसे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान पूछे जाए तो मध्य प्रदेश में एक तो कान्हा हो गया, एक हो गया पन्ना, एक हो गया पेंच, और एक हो गया अभी जो अभी वर्तमान में मतलब कुछ ही दिन हुए हैं जिसमें
चीतों को लाया गया है नामीबिया से, वो कौन सा हो गया, पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में अभी चीतों को लाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन नॉर्वे देश की राजधानी है। तो नॉर्वे की राजधानी यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि नॉर्वे की राजधानी क्या है। तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला ही करेक्ट आंसर है। अभी आपके सामने कोपेनहेगन लिखा है और स्टॉकहोम लिखा है। तो कोपेनहेगन किसकी राजधानी है, कोपेनहेगन है डेनमार्क की राजधानी। डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन है। अब यहाँ पे स्टॉकहोम लिखा है, तो स्टॉकहोम के बारे में मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि स्टॉकहोम किसकी राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं कि भारत ने अमेरिका द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास, दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास, इसमें कौन सा अभ्यास है उसके बारे में ये पूछ रहे हैं, में भाग लेने का फैसला किया है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा आयोजित किया गया है दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास, यानी कि जो नेवी एक्सरसाइज है उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं, और अमेरिका ने इसको आयोजित किया है। पहला ऑप्शन है कोबरा गोल्ड, सेकेंड ऑप्शन है संवेदना, थर्ड ऑप्शन है कॉमेरेंट स्ट्राइक, और फोर्थ ऑप्शन है रिम ऑफ पेरिफिक या फिर रिमपैक। तो देखिए जो अमेरिका के द्वारा आयोजित किया गया अभ्यास है उसका नाम है रिमपैक अभ्यास। क्या नाम है इसका, रिमपैक अभ्यास। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिमपैक युद्धाभ्यास किसके बीच में हुआ है, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है रिमपैक युद्धाभ्यास, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है, तो जो डस्टलिक युद्धाभ्यास है वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास किस किस के बीच में होता है, गरुड़ युद्धाभ्यास या फिर गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास, तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास कहाँ पे होता है, मतलब किस किस देश के बीच में होता है। तो धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास जो है ना वो किस किस देश के बीच में होता है, भारत और जापान के बीच में होता है धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास। एक इम्पॉर्टेंट और है जिसका नाम है मालाबार। तो मालाबार क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें 4 देश शामिल हैं। तो इसमें QUAD क्वेड है ना, उसके 4 देश शामिल हैं। जैसे एक तो इसमें भारत हो गया, ठीक है, भारत हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया और एक हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो चारों देश आप लोगों को याद रखने हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब मालाबार में कौन सा देश शामिल है या फिर कौन सा देश शामिल नहीं है। तो चारों देश याद रखने हैं, भारत शामिल है इसमें, जापान भी शामिल है और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है और एक है अमेरिका। तो चारों देश इसमें शामिल हैं, ठीक है। चलिए अभी देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कह रहे हैं आपसे कि संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है। पहला ऑप्शन है दिरहम, सेकंड ऑप्शन है पौंड और थर्ड ऑप्शन है रियाल और फोर्थ ऑप्शन है डॉलर। तो देखिए जो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, इसकी मुद्रा क्या है, इसकी मुद्रा का नाम है दिरहम, ठीक है। तो दिरहम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अगर आपसे पूछा जाए कि ईरान की मुद्रा क्या है, तो ईरान की जो मुद्रा है उसका नाम है टोमान। क्या नाम है इसका, टोमान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपसे अगर पूछा जाए कि चीन की मुद्रा क्या है, तो चीन की मुद्रा का नाम है रेमेनबी, यानी कि रेमेनबी आप लोग याद कर सकते हो, या फिर इसका एक और नाम था युवान। तो आप लोग दोनों याद कर लें, रेमेनबी या फिर युवान, ठीक है। तो चीन की मुद्रा हो गई। बांग्लादेश की मुद्रा आप सभी को पता है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या होती है, टका होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको डिस्कस कर लिए। चलिए अभी देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय चुना गया है। तो यहाँ पे आपको विषय से कंफ्यूज नहीं होना, तो जो थीम होती है उसी को क्या कहा जाता है, विषय कहा जाता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे 2022 की थीम आपसे पूछी जा रही है क्वेश्चन में इसी प्रकार से, ठीक है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाते हैं, तो 21 तारीख को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून, ठीक है। इसकी जो थीम थी 2022 की, तो थीम क्या थी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। क्या थी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता के लिए योग। यानी कि जो ऑप्शन 4 है इसका, मानवता के लिए योग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 वाला इसका करेक्ट आंसर है। और योगा दिवस कब मनाते हैं, तो योगा दिवस मनाते हैं 21 जून को, और इसकी थीम क्या है, मानवता के लिए योग इसकी थीम है। चलिए अभी देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है।
पहला ऑप्शन है पोलो, सेकंड ऑप्शन है टेबल टेनिस, थर्ड ऑप्शन है शतरंज और फोर्थ ऑप्शन है पैरा बैडमिंटन। तो आपने अभी एग्ज़ाम दिया होगा तो पहले भी तो ऐसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि खिलाड़ी का नाम दे दिया जाएगा आपको और उसका संबंध पूछ लिया जाएगा किस खेल से संबंधित है। तो देखिए जो विश्वनाथ आनंद जी है ना, इनका संबंध है शतरंज से, ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, ठीक है। शतरंज के ग्रैंड मास्टर, शतरंज में क्या कहते हैं, ग्रैंड मास्टर कहते हैं इसको, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, शतरंज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, और इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे प्रथम लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर्स के दृष्टि से। करंट अफेयर्स के दृष्टि से ये क्वेश्चन आपका मतलब 1 नंबर आपका पक्का करने वाला है। अगर क्वेश्चन आया तो छूटेगा नहीं यहाँ से, ठीक है। क्योंकि प्रथम जो लता मंगेशकर पुरस्कार, एक तो ये हो गया कि ये पहली बार दिया गया है, इस वजह से और इम्पोर्टेंट है। और लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है, इस वजह से और इम्पोर्टेंट है। तो ये दिया गया है श्री नरेंद्र मोदी जी को, यानी कि जो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड वाला है, श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आज 15 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस करे, लेकिन आप लोग 15 जब क्वेश्चन को देखोगे कि मैंने उनके मतलब उनसे संबंधित कितने क्वेश्चंस बनाए थे, तो आप लोगों को विश्वास होगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।